नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी सोनिया गांधी के न्योते पर हुई विपक्षी दल की बैठक की, तालिबान के भारतीय दूतावास के ताले तोड़ने की, जानेंगे नेहरू के मुरीद क्यों हुए गडकरी, एनडीए से अलग क्यों हो सकती है निषाद पार्टी, बात करेंगे पंजाब में कांग्रेस को मिलती मजबूती की और बुलेटिन के आखिर में बात तालिबान के हाथ लगे खजाने की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया सोमनाथ में मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन, इशारों में साधा तालिबान पर निशाना, कहा ताकत के बल पर राज करने वालों की सत्ता नहीं होती स्थायी, युवाओं से इतिहास जानने की कही बात। राहुल गांधी के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर भी हुआ एक्शन। राहुल गांधी ने दिल्ली नाबालिग पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की तस्वीरें की थी पोस्ट। एनसीपीसीआर की शिकायत पर फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाई राहुल की पोस्ट। रक्षाबंधन से बाजारों में लौटेगी रौनक, यूपी में अब सभी दिन खुलेंगे बाजार, रविवार की बंदी को भी योगी सरकार ने किया खत्म। अब रात में भी कर सकेंगे ताजमहल का दीदार, 21 अगस्त से खोल दिया जाएगा ताज, कोरोना के चलते 1 साल से बंद था ताज। शेयर बाजार में आई 300 अंकों की गिरावट, 55,329 पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में आई 118 अंकों की गिरावट, 16,450 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। चर्चा शुरू करने से पहले खबर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की। सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई और कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस दल को न्योता दिया गया वो सभी पार्टियां बैठक में शामिल हुईं। राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने वाली टीएमसी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। ममता पर पहले ही सबकी नजर थी, लेकिन चर्चा के केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रहे। तो क्या हुआ बैठक में खास, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती मोर्चाबंदी की झलक संसद में दिखाई दे चुकी है और आज इसकी दूसरी झलक सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में दिखी। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सहित सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव सहित विपक्षी दलों के 19 बड़े नेता शामिल हुए। कोरोना महामारी के चलते बैठक को वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया था। बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को जरूरी बताया। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसे लेकर भी विपक्षी दलों में नाराजगी दिखाई दी। पेगासस किसान महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। यह तय हुआ कि इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जाएगा। यूपी चुनावों को लेकर बैठक में विशेष चर्चा नहीं हुई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को सोनिया गांधी की ओर से बैठक में शामिल होने का न्योता दिया ही नहीं गया था और समाजवादी पार्टी की ओर से बैठक में कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। लेकिन बाकी जिन दलों को न्योता दिया गया है, उनके प्रमुख नेताओं ने बैठक में शिरकत की। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने के संकेत भी मिले, लेकिन अभी 2024 का लोकसभा चुनाव दूर है, इसीलिए इस मामले पर आगे भी बातचीत जारी रखने के संकेत दिए गए हैं। लेकिन इस बात पर सहमति जरूर दिखी कि आम लोगों के मुद्दों को लेकर सभी दल मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता से आवाज उठाएंगे। राजीव जी, विपक्ष को एकजुट करने की कमान अब सोनिया गांधी ने खुद संभाल ली है। एनडीए से दूरी बनाने वाले अधिकांश दल इस बैठक में दिखे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष का होना पहली जरूरत माना जाता है और मजबूत विपक्षी एकता की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी विधानसभा चुनावों में होगी। क्या यूपी में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो सकता है? आप क्या कहेंगे? देखिए अंशिता, विपक्षी दल एक अरसे से एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और जब बात आम चुनावों की होती है तो अक्सर गठबंधन करना आसान भी होता है, क्योंकि यहाँ सवाल राष्ट्रीय राजनीति का होता है। लेकिन जब सवाल विधानसभा चुनावों का होता है तो अक्सर स्वार्थ के पेंच आपस में उलझ जाते हैं। यानी क्षेत्रीय दलों के अपने एजेंडे होते हैं और राष्ट्रीय दलों के अपने एजेंडे होते हैं। चुनाव पर अक्सर जाति और धर्म के मसले भी हावी होते हैं और खासकर यूपी जैसे राज्यों में धर्म और जाति किसी की भी जीत में अहम भूमिका अदा करते हैं।
ऐसे में गठबंधन बनाना थोड़ा कठिन होता है। एक जैसे विचारधारा के दल हों तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर कोई जाति के सवाल पर चुनाव लड़े और कोई जाति को खारिज करने की बात करे, यानी दो अलग अलग विचारधारा वाले दल हों, तो फिर गठबंधन करना काफी मुश्किल होता है। यूपी में चुनाव से पहले गैर भाजपाई दल फिलहाल इस चुनौती को महसूस कर रहे हैं। मुमकिन है कि कांग्रेस कुछ दलों को साथ ले ले और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो छोटे दलों को साथ लेगी, लेकिन बसपा का रुख सबसे अलग ही होगा, ये हम सब देख रहे हैं। देखना यह है कि भाजपा इन सब के बीच अपने एनडीए का कुनबा बढ़ाती है या नहीं। अगर ऐसा हुआ अंशिता, तो यूपी में विपक्षी गठबंधन बन पाना मुश्किल होगा। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। विदेशी तेजी से अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान की हरकतों से पहले ही सभी देश वाकिफ थे। वो दावा कर रहा है कि इस बार वो सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा, लेकिन तालिबान की बातें और सच्चाई इससे अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार क्या किया है तालिबान ने, देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही देश में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। तालिबान लगातार अपने ही वादे से मुकरता जा रहा है। कई जगह तालिबानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन तालिबान अपनी ताकत से इन प्रदर्शन को दबाने में लगा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी देश छोड़कर जाने वालों का तांता लगा है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर तालिबान हर व्यक्ति की तलाशी ले रहा है। तालिबान की कोशिश है कि कोई भी अफगानी देश छोड़कर ना जा पाए। इस बीच तालिबान ने भारतीय दूतावास पर भी धावा बोल दिया है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार किसी देश के दूतावास में कोई और कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन तालिबान किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को न पहले मानता था और न ही आज वो इस तरह की संधि और समझौते स्वीकार करने को तैयार है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था और राजदूत को वापस भारत बुला लिया था। भारत अभी दूतावासों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाया है, लेकिन तालिबान ने भारतीय दूतावास खोल दिए। जी हां, कंधार और हेरात में बंद भारतीय वाणिज्य दूतावास के तालिबानियों ने ताले तोड़ दिए और दूतावास के अंदर घुस गए। तालिबान ने दूतावास के हर हिस्से की पूरी तलाशी ली और कई दस्तावेज अपने साथ ले गए। दूतावास में खड़ी तमाम गाड़ियों को भी तालिबानी अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि भारत के कंधार, हेरात, मजार-ए-शरीफ और जलालाबाद में 4 भारतीय वाणिज्य दूतावास हैं, जिनमें से 2 के ताले तालिबान ने तोड़ दिए और संकेत ये है कि बाकी के 2 दूतावासों के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। यानी साफ है कि तालिबान भारत को लेकर दावा कुछ भी करे, लेकिन वो भारत को अपना दोस्त नहीं दुश्मन ही मानता है। तालिबान पर पहले ही भारत को भरोसा नहीं था और जिस तरह से वो भारतीय दूतावास में घुसा, उससे साफ है कि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात भारत के पहले प्रधानमंत्री की हो तो उनके विरोधी भी नेहरू की तारीफ कर ही जाते हैं। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी हर समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू को उत्तरदायी ठहराते हैं। अब इसके पीछे उनकी राजनीतिक मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन उनकी सरकार के मंत्री नेहरू के मुरीद हैं। पीएम मोदी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अक्सर नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। उन्हें हर मंच से ये कहते हुए सुना जाता है कि खाली खजाना हमें विरासत में मिला है। नेहरू के राज ने देश को बर्बाद किया है, लेकिन लगता है कि पीएम मोदी के ही करीबी मंत्री उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तभी तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की है। उन्होंने नेहरू के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी को लोकतंत्र का आदर्श राजनेता बताया है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वाजपेयी और नेहरू ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के 2 आदर्श नेता थे। दोनों ही अपनी लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करने की बात कहते थे। अटल जी की राजनीतिक विरासत हमारी प्रेरणा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत के लोकतंत्र में अहम योगदान है। पूर्व पीएम की तारीफ करने के साथ साथ गडकरी ने इशारों में मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष की अनदेखी पर कहा कि एक सफल और मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। नेहरू ने हमेशा ही वाजपेयी जी को इज्जत दी। वो हमेशा मजबूत विपक्ष की जरूरत पर जोर देते थे। हमें भी विपक्ष की जरूरत को समझना होगा। इतना ही नहीं, गडकरी ने सदन में दुर्व्यवहार के लिए भी सरकार और विपक्ष को घेरा। उन्होंने सदन में सरकार की जबरदस्ती और विपक्ष की बदतमीजी पर कहा कि सरकार और विपक्ष के नेताओं को आत्ममंथन कर अपने बर्ताव को और बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज जो विपक्ष है वो कल सत्ता में भी आ सकती है और आज की सत्ता
सत्तारूढ़ पार्टी कल विपक्ष में बैठ सकती है। हमारे किरदार बदलते रहते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि मानसून सत्र में जिस तरह का हंगामा हुआ उससे बहुत तकलीफ हुई। मैंने तो अपने अब तक के राजनीतिक सफर में कई साल विपक्ष में ही काम किया है, तो कहीं ना कहीं सब लोग मर्यादा का पालन करके जाएं। गडकरी ने अपने बयान में भले ही साफ तौर पर मोदी सरकार का नाम ना लिया हो, लेकिन उनके इशारे साफ बयां कर गए कि पीएम मोदी जिस राह पर चल रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। गडकरी के बयानों से बीजेपी मुश्किल में फंसती दिख रही है। अब तक नेहरू के नाम पर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करने वाली बीजेपी को गडकरी ने फंसा दिया है। वैसे बीजेपी को फंसा तो निषाद पार्टी ने भी रखा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के तेवर इन दिनों बीजेपी की परेशानी का कारण बने हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि जरूरत हुई तो वो एनडीए से अलग भी हो जाएगी। तो क्यों बीजेपी से नाराज दिख रही है निषाद पार्टी, देखिए रिपोर्ट। यूपी में 1 दर्जन जातियां निषाद समुदाय के अंतर्गत आती हैं। यूपी के पूर्वांचल में निषाद समुदाय की बड़ी आबादी है। वैसे वेस्ट यूपी में गंगा किनारे भी निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यूपी में 10% के करीब निषादों का वोट माना जाता है। वैसे निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का दावा है कि उनकी आबादी यूपी में 18% है, इसीलिए वो बीजेपी से अलग सरकार में डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। कभी बीजेपी के खिलाफ तो कभी उसके पक्ष में बयान देने वाले संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का विधानसभा चुनावों में बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। फिलहाल वो बीजेपी छोड़ किसी और दल से गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि उनकी पार्टी को बीजेपी सम्मानजनक सीटें देती है तो वो एनडीए में रहेंगे, नहीं तो उन्हें अपनी राह अलग चुननी पड़ सकती है। पहले ही ओम प्रकाश राजभर की सुलह देश भारतीय समाज पार्टी एनडीए से अलग हो चुकी है, जिसका पूर्वांचल में जबरदस्त असर माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए निषादों का समर्थन बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यदि निषाद भी बीजेपी के पाले से चले गए तो पूर्वांचल का किला बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। बीजेपी निषाद पार्टी को अपने साथ रखना चाहती है तो संजय निषाद की मांग उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही थी। उस दौरान एक तस्वीर और सामने आई जिसमें संजय निषाद भी बैठक में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान निषाद पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों के लिए सीटों की चर्चा शुरू की गई। संजय निषाद ने 50 सीटों पर दावा किया, लेकिन बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। संजय निषाद के लिए एमएलसी की 1 सीट का भी ऑफर बीजेपी की ओर से दिया गया है, लेकिन बैठक के बाद निषाद के तेवरों से साफ लग रहा है कि उन्हें बीजेपी का ऑफर स्वीकार नहीं है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से सुबह सपा को 9 सीटें दी गई थी और बीजेपी इतनी ही सीटें देने को तैयार है। बैठक के बाद बाहर आए संजय निषाद से जब गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, यानी साफ है कि संजय निषाद बीजेपी के ऑफर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। निषाद पार्टी भी अगर बीजेपी से अलग हुई तो यूपी में बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बीच सपा की ओर से भी निषाद पार्टी को अपने पाले में करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। जहां 5 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं तो यूपी के साथ ही पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है। यहाँ बीजेपी की हालत बेहद खराब है, तो कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने की चुनौती है। अब तक राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही तकरार का नुकसान कांग्रेस को होता दिख रहा था, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है। दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो क्यों साथ आए कैप्टन और सिद्धू, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनके कट्टर विरोधी रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को यहां सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात की और उसके बाद में अपने फोटो साझा किए। दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने 10 सदस्यीय रणनीतिक नीति समूह स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। इस समूह के तहत सत्तारूढ़ दल और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुधार में तेजी लाने पर काम किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह में लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर ब्रह्म मोहिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी, पार्टी के 4 कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह गिलजियान, पवन गोयल और परगट सिंह शामिल होंगे।
बता दें कि ये समूह जरूरत के मुताबिक दूसरे मंत्रियों, विशेषज्ञों आदि के परामर्श से साप्ताहिक बैठक करेगा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का खत्म होता मनमुटाव इस ओर इशारा करता है कि पार्टी सभी गिले शिकवे मिटाकर सिर्फ चुनावों पर फोकस करना चाहती है और किसी भी तरह के मतभेद को बढ़ावा देकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब देखना ये होगा कि दोनों के बीच मिटी ये दूरियां क्या हमेशा के लिए खत्म हुई हैं या ये 7 विधानसभा चुनाव को देखते हुए निभाया जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात तालिबान के हाथ लगे बड़े खजाने की। अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। तालिबान का राज स्थापित होते ही ये सवाल उठ रहा था कि क्या पहले की तरह ही तालिबान शासन चलाएगा, क्योंकि सत्ता चलाने के लिए धन की जरूरत होती है और पिछली बार तालिबान शासन में कई गैर कानूनी कामों से पैसा कमाया जा रहा था। लेकिन इस बार शायद तालिबान को इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके हाथ लगा है बड़ा खजाना। वैसे तो अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से ज्यादा के मिनरल्स का भंडार है। 2010 में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और जियोलॉजिकल सर्वे ने खुलासा किया था कि अफगानिस्तान के मध्य और दक्षिण क्षेत्र में लगभग $1 ट्रिलियन का मिनरल्स का भंडार है, जो कि देश के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को पूरी तरह से बदल सकता है। तालिबान के सत्ता में लौटने के साथ ही विशेषज्ञों को अफगानिस्तान के मिनरल्स की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। साइंटिस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े भंडार मौजूद हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अफगानिस्तान के दुर्लभ मिनरल संसाधन पृथ्वी पर सबसे बड़े हैं। आपको बता दें कि दुर्लभ मिनरल्स इस समय टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जरूरत है। इनकी मदद से ही मोबाइल फोन, टीवी, हाइब्रिड इंजन, कंप्यूटर, लेजर और बैटरी तैयार की जाती हैं। जियोलॉजिकल सर्वे का मानना है कि अफगानिस्तान में लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मिल सकता है। बता दें कि लिथियम रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए दुर्लभ और सबसे जरूरी है। अफगानिस्तान में लोहे और तांबे के सबसे बड़े मिनरल भंडार हैं। इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि अफगानिस्तान इन मिनरल्स में दुनिया का सबसे धनवान देश बन सकता है। इसी पर तालिबान से लेकर उसके समर्थक देशों की नजरें लगी हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। अगर अफगानिस्तान में कुछ साल शांति रहती है और उसके मिनरल संसाधनों का विकास होता है तो वह एक दशक के अंदर इस क्षेत्र के सबसे अमीर देशों में से एक बन सकता है। इस समय पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों और अन्य स्वच्छ तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कारण लिथियम और कोबाल्ट जैसे मेटल्स के साथ नियोडीमियम जैसे दुर्लभ अर्थ एलिमेंट की मांग बढ़ रही है। इसी साल मई में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा था कि लिथियम, कॉपर, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ अर्थ एलिमेंट्स की वैश्विक आपूर्ति नहीं बढ़ी तो जलवायु संकट से निपटने के प्रयास असफल हो सकते हैं। अब जिन मिनरल्स की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उन मिनरल्स का खजाना है अफगानिस्तान। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तालिबानियों के हाथ में खजाना लग गया है, जिस कारण से चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारत को तालिबान से दुश्मनी भारी पड़ सकती है? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।